कभी क्रिकेटर रहे विक्रम मुखर्जी इन दिनों फिल्म लकड़बग्गा के निर्देशक के तौर पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। यूं तो वह इससे पहले एमटीवी के कार्यक्रम कोक स्टूडियो का निर्माण भी कर चुके रहे हैं। उन्होंने लव, लस्ट एंड कन्फ्यूजन और बब्बर के तपा जैसी सफल वेब सीरियल भी निर्देशित किए हैं। विक्रम मुखर्जी निर्देशित लकड़बग्गा पहली फीचर फिल्म है जो कि रिलीज होने जा रही है, जबकि इससे पहले उन्होंने एक और फीचर फिल्म निर्देशित की थी जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुई है। विक्रम मुखर्जी जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, मुझे बताएं कि ये एक्चुअली बहुत ही छोटा था मैं, जब मैं 5 साल का था तो मेरे मम्मी पापा दोनों, हमारा एक फैमिली बिजनेस है वो चलाने में थे, वो लोग बिज़ी थे। तो वो मेरे जो छोटे मामा जी थे उनको मैं उनके साथ ही रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उनको जब मुझे देखने का ज़िम्मा दिया गया था, वो मुझे ले गए थे, 5 साल के छोटा बच्चे को लेके फिल्म देखने चले जाते थे। तो तभी से मैं 1983 बॉर्न हूँ, तो मैं पहली फिल्म जो थिएटर में देखी वो है तेज़ाब, जो 1987-88 में है। मुझे आज भी याद है, वो चंकी पांडे जब मरता है तो मुन्ना करके चिल्ला के मरता है। तो तब से मैं फिल्म देखना चालू किया। तो ऐसा कोई फिल्म नहीं है जो मैंने शायद ना देखा हो उस टाइम पे। अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अभी बहुत एक्सेसिबल है, तो बहुत इतनी ज़्यादा फिल्म रिलीज़ हो रहे हैं तो कौन सा देखो, प्लस सीरीज़ रिलीज़ हो रहे हैं तो अभी कम हो गया। बट मैं फिल्म देख के, मायापुरी पढ़ के, सिनेब्लेड, स्टार्टर्स, फिल्म फेयर, आप सिर्फ मैगज़ीन का नाम बोलो मैं पढ़ चुका हूँ। तो और आपका जो रेडियो होता था, सारे गाने, सारे न्यूज़, सब कुछ ऐसे सुपर हिट मुकाबला सुन के बड़ा हुआ। तो सोचना, तो फिल्मों को करियर बनाना ये कब दिमाग में आई आपकी बात? एक्चुअली ये दिमाग पे था नहीं। पहले मैं प्रोफेशनल लेवल में अंडर 19 क्रिकेट खेलता था। तो उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ, तो फिर मैं क्रिकेट नहीं हो पाया। तो उसके बाद और क्या करता, बचपन से थिएटर करता था, ड्रामा करता था, नाटक करता था। बंगाल में बड़ा हुआ हूँ तो वहाँ पे तो आपको पता ही हो, हर घर में लोग कुछ ना कुछ करते, कल्चर है वहाँ तो। हाँ, तो ऐसे ही फिर मैं अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने बेंगलोर आया, तो मुझे एडवर्टाइजिंग करना था। अच्छा। तो एडवर्टाइजिंग जब करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि एडवर्टाइजिंग जो फिल्म बनता है ना, वो बनना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर मेरा जो पूरा नाटक, थिएटर, बॉलीवुड सब मिलके जो हुआ कि हाँ, ये एक स्टूडेंट फिल्म बनाया ऐसे ही। अच्छा। फिर बहुत मज़ा आया, तो सोचा नहीं यही करना है लाइफ में। तो फिर तब से 2006 में बॉम्बे आया, तब से कर ही रहा हूँ। जब आपने अपने मदर फादर को बताया होगा भाई मैं फैमिली बिजनेस के बजाय ये करना चाह रहा हूँ, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? एक्चुअली मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने बोला कि देख, मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, ये मेरी जर्नी है, पर तू जो कर रहा है वो तेरा जर्नी है, तेरा लाइफ है, तू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो तुझे जो करना है तू कर, हमारे सपोर्ट है। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे कि जैसा भी है, जो भी है तू कर। प्लस मेरी लक बहुत अच्छी रही मैं बोलूँगा, और ये शहर, ये इंडस्ट्री इतना अच्छा है कि मैं बहुत अच्छे से अपना बना लिया। तो जो भी मिले मुझे जब मैं आया तो कॉन्टेलो फिल्म्स ज्वाइन किया, उसके बाद NDTV इमेजिन, फिर रेड चिलीज़, फिर मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस चालू किया। तो जो भी मिले सब ने बहुत प्यार किया और बहुत कुछ सिखाया, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो ये बहुत मेरे लिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आसान था, पर ये नहीं बोलूँगा कि बहुत कठिन। लेकिन लोग कहते हैं बॉम्बे में हर इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, तो आपके संघर्ष रहे या नहीं रहे? बहुत रहे हैं। पहली बात तो क्योंकि पहली बात तो ये कि मेरे पूरे फैमिली में कोई फिल्म से कोई ताल्लुकात नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है कि कैसे क्या होता है। आज भी मेरी मम्मी को पता नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ से क्या, वो सिर्फ देखते हैं कहाँ तेरा नाम आया, हाँ बस। तो पहले तो ये फिगर करना कि कैसे क्या होता है, मैंने लाइफ में कभी किसी को असिस्ट नहीं किया। तो मैं लिखता हूँ तो उसी के राइटिंग के थ्रू, फिर मैं रियलिटी टीवी करता था, फिर कोक स्टूडियो जो सीरीज़ है वो प्रोड्यूस किया था मैंने रेड चिलीज़ की तरफ से। तो मैं देखता गया, सीखता गया, देखता गया, सीखता गया। और फिर अगेन जब एक फिल्म चालू होने वाला था वो फिल्म नहीं हुआ, फिर दूसरा होने वाला था नहीं हुआ। फिर आपको पता है जैसे ये स्टार इनके साथ, नए डायरेक्टर के साथ नहीं काम करते, बड़े ओनली। तो फिर और मुझे बड़े फिल्म नहीं बनाना है, मुझे अच्छे फिल्म बनाना है, जिस फिल्म को लोग थोड़ा देखें, थोड़े कुछ
ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा देने वाली फिल्म, कुछ स्टोरी हो, कुछ मॉरल हो कि एक बात जो दिल को छू जाए, जैसे ये फिल्म एनिमल एंड लव के बारे में। तो ऐसे ही करने का मन किया और मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, वही सब एक्सपीरियंस मुझे बताना था। तो ये बताने की जो स्ट्रगल है वो बहुत बड़ी है कि ऐसा लोग मिलना जो तुम्हारे ड्रीम को, तुम्हारे थॉट को सपोर्ट करे। अंशुमन में मुझे एक दोस्त मिला, 5 साल पहले हम लोग Z5 का एक शो कर रहे थे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा था, प्रोड्यूस भी कर रहा था। तो अंशुमन में मुझे एक दोस्त मिला जो हमारा थॉट बहुत मिलता जुलता था। तो फिर हमने सोचा कि साथ में काम करते हैं, तो हमने बहुत काम साथ में किया। इससे पहले कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग एक सीरीज़ करने चले गए, वहाँ पे लकड़बग्गा के बारे में बात शुरू हुई और फिर उसने बोला कि चल बनाते हैं, तो फिर दोनों मिल के बना दिए। ये जो डायरेक्शन की कला है, ये लोगों के साथ काम करते करते सीख गए या कुछ तो कोई ट्रेनिंग भी ली आपने? मैंने मेरा जो मास्टर्स डिग्री है वो फिल्म मेकिंग में था। अच्छा। और विजुअल कम्युनिकेशन फिल्म मेकिंग था। तो मेरी बेसिक जो है टेक्निकली मैं स्ट्रॉन्ग शुरू से ही था। हाँ। मुझे देखिए टेक्निकल तो लोग सिखा सकते हैं, बट स्टोरी बोलना सब कोई नहीं सिखा सकता। वो आपके अंदर या तो है, करेक्ट, नहीं तो नहीं है। सबके अंदर है, सबके अंदर डिफरेंट है। आप जैसे स्टोरी बताएंगे, मैं जैसे स्टोरी बताऊँगा, वो डिफरेंट है, बहुत अलग अंदाज होते हैं। हाँ। तो वो जो है शायद बचपन से ड्रामा करते करते स्टोरी टेलिंग सीखा मैंने। टेक्निकल जो मैंने कॉलेज में सीखा, फिर लोगों को ऑब्जर्व करते करते, देखते देखते मुझे टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव है, मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी के बारे में जानना। तो कुछ चीज़ें, कुछ और सारे जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, उनके बारे में पढ़ के, उनकी फिल्म देख के, मैंने लाइफ में तो 50-60 हज़ार से ज़्यादा फिल्म को मैं देख चुकी हूँ। मेरे पास जो पहले उस टाइम में VCDs, DVDs होते थे ना, मैं तो सारे पैसे DVDs में उड़ाता था। तो ऐसे ही सीखा, मतलब ऐसा कोई टेक्निकल ट्रेनिंग लिए, बट स्टोरी टेलिंग को ऑब्जर्व खुद करना, ऐसे ही सीखा। लिखना कब से शुरू किया था आपने? लिखना मैंने शुरू किया था 2014-15 से, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। मैं मतलब बंगाली मीडियम में पला बड़ा हूँ, तो इंग्लिश और बंगाली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिंदी अच्छी नहीं। हिंदी जो मैंने सीखा है, मैंने कभी नहीं पढ़ी लाइक, तो आपको भी मेरे हिंदी में ग्रामेटिकल प्रॉब्लम दिखेगा। बहुत शुद्ध बोल रहे हैं आप हिंदी। क्योंकि सर ये बिकॉज मैं देखता हूँ, फिल्म देख के वो सुन के बड़ा। फिर कोक स्टूडियो के लिए मैंने एक गाना लिखा, तो वो कैलाश जी ने गाया, कैलाश केंद्री ने गाया। तो फिर शान के लिए एक गाना लिखा। फिर ऐसे दोस्तों के, श्रुति पाठक जो मेरे दोस्त हैं, वो जिन्होंने फिल्म के लिए गाना भी गाया, उनके लिए गाना लिखा। तो गाने से चालू किया, फिर सोचा कि स्टोरीज़ लिखना चालू करूँ, तो स्टोरी से शॉर्ट फिल्म्स लिखे, फिर एक वेब सीरीज़ लिखे, फिर फिल्में लिखना चालू किया। फिर देखा कि हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस आता गया, तो मैं लिखता गया। जो आपने गाने लिखे उनके नाम क्या थे, या जैसे आपने वेब सीरीज के नाम वो भी बता दे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने जो गाने पहले लिखे थे कोक स्टूडियो के लिए, कैलाश खेर ने गाया था, तेरे नाम। फिर मैंने जो वेब सीरीज़ लिखे थे वूट के लिए है, उसका नाम है लव लस्ट कन्फ्यूशन। फिर मैंने अभी जो फिल्म आपने देखा, मैं नाम नहीं ले सकता, वो लिखा था, और एक आ रही है, वो लिखी। चलिए, पहला ब्रेक किसने दिया था और वो कैसे मिला था? बॉम्बे में? हाँ, बॉम्बे में पहला ब्रेक मिला था मुझे कॉन्टेलो फिल्म्स में, एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर। तो मैं बेंगलोर में पढ़ रहा था, बेंगलोर में साइड बाय साइड एक एड एजेंसी में काम कर रहा था। तो यहाँ पे एक नेशनल विनिंग डायरेक्टर है, उन्होंने उनके एनिमेशन फिल्म है महायोद्धा रामा, उनके लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका था। तो वो मेरे कॉलेज में पढ़ाने आए थे। अच्छा। तो पढ़ाने आके वो लेक्चर ले रहे थे, फिर हमें पूछे कि ऐसे लोगों से बात करें। तो मैंने पूछा, मैं बहुत उनके करीब था कि सर मुझे ये करना है, तो वो याद रखे मुझे। फिर जब मैं जब पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा था, उनको भी कोई कॉन्टेलो फिल्म्स में वो काम कर रहे थे, उनको ज़रूरत थी एक बच्चे की। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो करेगा सर? हाँ सर करूँगा। और मैं आ गया। फिर उन्होंने, उनकी जो पत्नी है मोनिशा जयसिंह है, उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे। कॉन्टेलो के ओनर अभिमन्यु सिंह, उन लोगों ने भी बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत मौका दिए। फिर रेड चिलीज़ में जब आया, तो समर खान डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो भी वहाँ पे थे, उन्होंने भी बहुत प्यार दिया मुझे, सिखाया। फिर वहाँ पे प्रांजल खंडड़िया मिले, जो सोनी पिक्चर्स के बहुत बड़े मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हेड थे, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। तो सबसे सीख के सबने ब्रेक दिया एट हर पॉइंट। लेकिन अभी जैसे इस फिल्म में मुझे अंशुमन ने ब्रेक दिया, हर फिल्म में कोई ना कोई तो ब्रेक देता ही है। सही बात। आपका काम मिल रहा था, सारी चीज़ें, फिर आपके दिमाग में कब आया कि खुद भी कुछ प्रोड्यूस किया जाए?
एक्चुअली रेड चिलीज में जब काम कर रहे थे तो मैं और मेरी जो बिजनेस पार्टनर है नेहा, हम लोगों ने रेड चिलीज में हम साथ में काम करते थे। कोक स्टूडियो हम दोनों ने साथ में प्रोड्यूस किया था रेड चिलीज की तरफ से। तो तब हमें ऐसा लगा कि देखिए कि कुछ कहानियाँ हैं जो हमें हमारी तरीके से बतानी है, क्योंकि जैसे आपको भी पता होगा कि प्लेटफॉर्म स्टूडियोज़ और सब जगह में उनके तरफ से करना होता है, और फिर आप जिनके लिए काम करते हो उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो 4-5 जो हेड्स हैं सब मिलके एक विजन को थोड़ा मिलावट आ जाती है। तो हमने सोचा कि हमारे लिए खुद के ही कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 2 ओपिनियन रहेंगे हमारे और प्लेटफॉर्म के। करेक्ट। तो इसीलिए कोशिश किए, वो भी काफ़ी स्ट्रगल था कि तब हम कब 30 साल के थे, तब बनाना हमें उतने लोग नहीं जानते। तो फिर भी लोगों ने ट्रस्ट किया, लोगों ने जैसे Z5 ने ट्रस्ट किया हम पे, वोट ने ट्रस्ट किया हम पे। तो जी5 पर रूट के लिए आपने क्या क्या एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर किया है? Z5 के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर किया एक शो कॉल्ड बब्बर का टब्बर, मनु ऋषि, आयशा जी, अंशुमान, वो सब थे वहाँ पे। फिर लव लस्ट एंड कन्फ्यूजन किया वोट के लिए, वहाँ पे तारा अलीशा बेरी, गौरव चोपड़ा, चैंग, शिव पंडित, ये सब थे। चलिए, अब आप लकर बग्घा डायरेक्ट की है। हाँ जी। आपने कहा कि अंशुमन झा से आपकी मुलाकातें हुई थी सीरियल की, आपके ये सीरियल में। बब्बर के टब्बर। हाँ, यहाँ लकर बग्घा में वो प्रोड्यूसर है, आप भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कहीं कोई टकराव था या नहीं था जब शुरुआत हुई तब? देखिए, 2 बर्तन अगर एक जगह पे हो तो टकराव तो होगा ही, बट हम दोनों का बेस्ट पार्ट ये है कि हमें ये पता है कि जो प्रोडक्ट है ना, जो फिल्म है ना, वो हम सबसे बड़ी होनी चाहिए। सही बात। वो उससे भी बड़ा होना चाहिए, मुझसे भी बड़ा होना चाहिए, जो एक्टर है रिद्धि, मिलिंद, परेश, सबसे बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली लोग फिल्म देखेंगे और बोलेंगे भाई ये देखने लायक है, ये देखने लायक नहीं है। तो उसमें अगर छोटे मोटे चीज़ें जो कि सुलझा सकता है, उसके वजह से अगर हम फिल्म को सफल बना दें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। और हम दोनों ही काफ़ी शांतिप्रिय इंसान हैं हम दोनों, तो ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर और वो एक्टर भी है इसमें, तो वो थोड़ा बहुत जो प्रोसेस में हमेशा होता है वैसा होता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो, क्योंकि हम दोनों का गोल सेम था, ये फिल्म को लोगों से बाकी जो सब हो रहा है उससे डिफरेंट बनाना है। हम दोनों बहुत बड़े एनिमल लवर्स हैं, हम दोनों बचपन से कुत्ते, बिल्ली, और मेरा जो घर है बंगाल में, जो मेरा घर है वो सुंदरवन के पास है। अच्छा। तो बचपन से वहाँ पे या तो आप श्याल बोलो या फिर पॉर्क्यूपाइन बोलो या फिर वाटर मॉनिटर बोलो या फिर कुछ भी जंगली जानवर के आसपास बड़ा हुआ। तो और कुत्ते भी बहुत है, 10-12 कुत्ते तो घर में हमेशा ही होते हैं। तो वो चीज़ हम कुछ अलग कहानी बोलना चाहते थे, कोशिश किए। अब बाकी तो आप देख के, लोगों देख के बताएंगे कि हाँ कितना सफल हुए कितना नहीं। तो लकर बग्घा की योजना कैसे बनी, उस पर बताएं। तो हम लोग अरुणाचल में, जैसे मैंने आपको बताया था, अरुणाचल में हम एक दूसरे शो के लिए हम ट्रैवल कर रहे थे ईस्ट अरुणाचल से वेस्ट अरुणाचल में। पर वहाँ पे बहुत टाइम था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में जाने में बहुत टाइम लगा। तो अंशुमन ने मुझे एक सीन सुनाया था ऐसे ही कि भाई बताइए सीन कैसा है। तो हम लोग वो सीन अभी हमारा ओपनिंग सीन है लकर बग्घा का। तो मैंने बोला भाई बहुत अच्छा सीन है, क्या करें? उसको बोला एक एक्शन फिल्म बनाए क्या? चलो बनाते हैं। तो फिर वहाँ से हमने चालू किया। थोड़ा मेरे दिमाग पे ना, जो जैसे बचपन में लायन किंग और वो सब हिंदी में देख के, वो लकर बग्घा जो नाम है वो दिमाग में था कि ऐसे नाम का कुछ बनाना है कभी। करेक्ट। तो और मैं कोरियन फिल्म का, एक्शन फिल्म का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैंने बोला कि चल ये नाम देते हैं। तो उसने नाम पहले रजिस्टर कर लिया। फिर हमारा एक इंडिया का बहुत बड़ा कॉमिक बुक राइटर है आलोक शर्मा, जो पहले आरजे रह चुके हैं, अभी भी बहुत सारे कॉमिक बुक लिखे हैं। तो उनको हमने, वो भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, तो उनको बोले कि भाई ये है थॉट, फर्स्ट सीन ये है, उसके बाद तुम बताओ हम इसको क्या कर सकते हैं। फिर हम तीनों बैठे, ऑलमोस्ट 4-5 महीने हम उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म किए। फिर बीच में हमें पता चला कि हम लोग देखते कि इसको रियलिटी से कितना करीब ला सकते। तो हमें पता चला कि कोलकाता में 2018 साल में कुछ दुर्गा पूजा के टाइम में इतना मीट की कमी पड़ी गई थी, लोग डॉग मीट को मटन के नाम पे बेच रहे थे। ये सच घटना है। हाँ, तो हमने इसको थोड़ा स्टोर में डाला। फिर हमें पता चला कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2021 में पहली बार 5 साल बाद एक स्ट्राइप्ड हाइना दिखी।
तो हमने सोचा ठीक है, अगर हाइना है और लकड़बग्गा है तो इस हाइना को भी हम फिल्म में घुसाएं। तो ऐसे रियलिटी से जुड़ी हुई कुछ कुछ चीज़ें हमने लाए एक साथ और फिर स्टोरी बनी। अगस्त एंड पे स्टोरी बनी, सितंबर में अंशुमन बोलते चलो कास्टिंग करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए। जो हमारे डीपी है, जो डीओपी है, वो फ्रांस से है। वो भी उसी टाइम हमारा लक इतना अच्छा है कि उसी टाइम वो 2 महीने के लिए इंडिया में घूमने आए थे। अच्छा। तो उन्होंने फिर अपना वर्क वीज़ा बना लिया, तो वो भी कर लिए। फिर हमारा जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो बेल्जियम से है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे मिल गए हमारे, जिन्होंने जो टेक्निकली काफ़ी हेल्प किए। जब VFX जो है जिसने हाइना बनाया, वाइट एप्पल स्टूडियोज है, वो लोग भी बहुत अच्छे काम किए। तो ऐसे ही सबने इतने एंथुसियाज्म से बैठ के किए काम कि हो गए। आप दोनों एनिमल लवर्स हैं। लकड़बग्गा क्या एनिमल लवर्स की बात कर रही है, क्या कर रही है, क्या मेन बात जो लोगों तक पहुंचेगी बात? तो अगर आप अभी कभी भी आप कोई भी न्यूज़ चैनल देख ले या कोई न्यूज़पेपर देखें, हम हमेशा देखते हैं कोई भी सोसाइटी में जो अपने हमारे इंडी डॉग्स, जो रास्ते का कुत्ता, जो देसी डॉग, स्ट्रीट डॉग्स, उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनको मारा जाता है, वॉचमैन लोग उनको मारते हैं, कभी कभी कहीं पे तो गाड़ी से उड़ा देते हैं, जहर मिला के खिला देते हैं। तो ये हम पढ़ते पढ़ते ना हमारा खून खोलता था कि यार इन लोग भी तो, ये तो मतलब लिविंग बीइंग है, इनको भी हम कैसे कुछ इनके लिए कुछ कर सकते हैं, इनके लिए कुछ बोले। क्योंकि हम बचपन से, लाइक मैंने बोला कि बहुत सारे कुत्तों से बहुत प्यार है। तो ये फिल्म एक लड़के के बारे में है जो ऐसे जो एक मार्शल आर्ट सिखाता है और एक कुरियर बॉय का काम है। एक आम आदमी, बहुत ही नॉर्मल सा, ऑर्डिनरी सा इंसान जो कुत्तों से प्यार करता है। और उसको सडनली पता चलता है कि कुत्ते के मार के उसके बॉडी के अंदर ड्रग्स लेके जा रहा होता है और कुत्ते का मीट का ये सब व्यापार चल रहा है। तो वो फिर ढूंढने निकलता है कि कैसे इसको, वो अकेला इंसान कैसे इसको बंद कर सके। देखिए, क्रांति अकेले से नहीं होता, बट चालू अकेले से ही होता है। तो ये उसका अर्जुन बख्शी जो कैरेक्टर है, उसका पहला स्टेप है कि वो ऐसे चीज़ों को, जो जिन चीज़ों का, जिन प्राणियों का कोई आवाज़ नहीं होता, जिनके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए वो करना चाहता है। तो ये हमारा जो एनिमल लव है हम दोनों का, वो हमारा उनके लिए, ये उन स्ट्रीट डॉग्स के लिए जिनका कोई नहीं है। हम जस्ट एक फिक्शनल कैरेक्टर को ला रहे हैं, एक फिक्शनल वर्ल्ड पे, के रियल वर्ल्ड में ना हो बट फिक्शनल वर्ल्ड में हो। तो ऐसा अगर ये देख के अगर कुछ 4-5 लोग ही अगर चालू करें अपने सोसाइटी के कुत्ते के, अपने के सामने कुत्ते के, जस्ट ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि घर पे लाके करो, बट एटलीस्ट उनसे प्यार से बात करो, प्यार से खाने दो, प्यार से, मतलब प्यार से ट्रीट करो। तो ये हमारे स्टोरी का मॉरल है और आई होप लोगों को ये पसंद आ जाए। इसको ऑफकोर्स हमने एक अच्छे से स्टोरी के आड़ में हमने बोलना चाहा। आपने इसके लिए एक कैरेक्टर लिया है सिक्किम पुलिस की, एक्सा को। हाँ, उन तक पहुंचने की बात कहाँ से आपके दिमाग में, वो कैसे, वो क्या ऐसा क्या था कि आपको लगा वही होना चाहिए? तो एक्चुअली हमने तो एक्शा जो प्ले करी है वो एक फाइटर की प्ले करी है, एक असैसिन की प्ले करी है, जो हमारे परेश का जो किरदार है, नेगेटिव किरदार, उनकी राइट हैंड है। तो हम एक्चुअली फिल्म में, अंशुमन तो ट्रेंड है, उसने ट्रेन किया है, बाकी लोग उतना ट्रेंड नहीं है। हम एक्चुअल एक बंदे को ढूंढ रहे थे जो बचपन से मार्शल आर्ट्स जानता हो, क्योंकि हमें सच्चाई दिखाना था, रियलिटी दिखाना था कि कितना मार्शल आर्ट्स इतना डेडली हो सकता है। तो हमें वो दिखाना था। तो हम ढूंढ रहे थे, बहुत महीने से ढूंढ रहे थे। फिर आलोक ने आलोक जो हमारी राइटर है, उसने किसी की प्रोफाइल में एक्शा को देखा और हमें भेजा वो वीडियो। तो हम दोनों ने बोला, अरे ये पुलिस तो बहुत सही है। तो हमने उसको फ़ोन किया, अंशुमन ने फ़ोन किया उसको, उसने बोला हाँ उसे करना है, क्योंकि वो छोटी मोटी प्रिंट मॉडलिंग करती रहती है और वो बच्ची है, 21 साल की है। तो हमें फिर जब वो आई, वो और अंशुमन जब उसके साथ फाइट कर रहा था, अंशुमन खुद जो इतने महीनों से ट्रेनिंग किया है, एक्शा उसको मतलब ट्रेन करते करते एक्शा ने 5-6 बार उसको पटा दिया। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शूटिंग वाइज हमें ये हो रहा था कि एक्शा एक्टर नहीं है, उसको नहीं पता कि उसके किक्स, उसके पंचेस कैसे कंट्रोल करें।
तो अंशुमन ने बहुत खाया, यहाँ खाया, उसके एक जूते से उसके सर फट गया। ओह, बट वो ऑथेंटिक जो लगे ना, मार्शल आर्ट फॉर्म है वो देख, जैसे डांस है ना, मार्शल आर्ट भी देखने में हम लोग बचपन से ब्रूस ली, जैकी चैन देख के बड़े, देखिए हो रहा है। तो वही एक शब्द वो ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए हमने आलोक का बहुत शुक्रगुजार है कि उसने ये एक्चुअली ढूंढ के निकाला इनको और हमारे पास तक भेजा। मार्शल आर्ट के लिए आपने इजरायली क्राव मागा को ही क्यों चुना? उसकी क्या कोई खास वजह है रही है, सोच रही है? हाँ, तो बाकी जो मार्शल आर्ट्स हैं वो एक दो रीज़न से एक से। तो एक जो मार्शल आर्ट के जो बाकी समझ लो कराटे हो या कुंग फू हो या जूडो हो, ये सब फिक्स्ड फॉर्म है। ये फॉर्म्स है सेल्फ डिफेंस के लिए। क्राव मागा जो है ये अटैक के लिए। तो इजराइल का जो उनका जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाड, वो लोग ये सीखते हैं क्योंकि उनके पास वो लोग वेपन नहीं कैरी करते, वो लोग खुद वेपन होते हैं, तो वो लोग मारने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो आर्ट फॉर्म है ये इवॉल्व हो रहा है, हर रोज़ कुछ नया इवॉल्व हो रहा है। और अभी तक बॉलीवुड में मर्दानी में हमने थोड़ा सा देखा था और कहीं भी थोड़ा थोड़ा देखा था, बट ऐसा फुल क्राव मागा के ऊपर बेस्ड फिल्म कहीं नहीं देखा। तो हमने सोचा था कि एक ऐसा फॉर्म ले जहाँ पे किसी को कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ही वेपन है। तो इसलिए अंशुमन और हमने बैठ के डिस्कस किया और अंशुमन ने बोला क्राव मागा सीखते हैं, और तब से इस फिल्म को आप अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल में कहीं भी शूट कर सकते थे या नेशनल पार्क वगैरह कहीं जाते थे, कलकत्ता में शूट करने की क्या वजह रही? पहला वजह तो वो है कि वो जो डॉग मीट वाला चीज़ है, हाँ, वो कोलकाता में हुआ था, तो इसीलिए हम उसका कनेक्ट लिए कि रियलिटी के करीब है। कोलकाता में जब ये कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब लोगों ने देखा, हमें वहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। लोग वहाँ पे 950 लोग वहाँ पे आए थे देखने के लिए, उनको बहुत अच्छा लगा। हमें तो डर था कि एक्चुअली हम कोलकाता में दिखा रहे हैं कि ये हुआ है, बट थैंकफुली मतलब मेरी खुद की सिटी है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो इतने कदरदान है कि उनको अच्छा लगा ये चीज़ कि हमने सच्चाई दिखाई है। और सब आके वहाँ पे 17 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के एक अंकल आके मुझे बोल के थैंक यू कि बेटा कि तुमने ऐसा कुछ बनाया, तो बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए कोलकाता इज़ वन ऑफ द कोलकाता हमने वो एक रीज़न है जिसकी वजह से कोलकाता को लिया। सेकेंड, कोलकाता का जो पोर्ट है खिदरपुर डॉक, बहुत ही कम सिटी इंडिया में है जहाँ पे एक डॉक है, एक पोर्ट है। बम्बई छोड़ के ऐसा मतलब मीट सप्लाई करने वाला तो कोलकाता से खिदरपुर डॉक के थ्रू चाइना, बांग्लादेश के बहुत सारी चीज़ें जाता है। तो वो डॉक के ऐसे प्रॉक्सिमिटी के वजह से हमने इसको चूज़ किया। चलो, आपकी फिल्म कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सराही गई क्योंकि एक मुद्दा वहाँ के लोगों के दिमाग में था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आप भारत के बाहर भी गए, वहाँ इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिला, क्यों लोग पसंद कर रहे थे? देखिए, हमेशा बाहर में भारत के जो फिल्म्स आप देखोगे हमेशा मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा गरीबी हाँ। थोड़ी दुख दर्द ये सब दिखाने के लिए हम जाने जाते हैं। सही बात। और उसके लिए हमें अवार्ड्स मिलते भी हैं। पर अभी ये शायद पहली बार ऐसा हुआ कि हम एक ऑर्डिनरी पर्सन, इंडिया का एक ऑर्डिनरी पर्सन ऐसा कुछ कर भी सकता है। और आपको पता है, आप आजकल ये बैटमैन, सुपरमैन, एवेंजर्स का जो ज़माना है, लोग ऐसे सुपर हीरो फिल्म पसंद करते हैं, तो उनको भी ऐसा कॉमन मैन जो हीरो बन रहा है शायद उन लोगों ने देखा नहीं। और ब्रूस ली के बाद शायद एक ऐसा बंदा जो ऐसे देखने में कुछ डिफरेंट, एकदम साधारण इंसान जब कुछ असाधारण करता है ना, वो हमें सब अच्छा लगता है। तो वही शायद उनको अच्छा लगा होगा हम जैसे। कितने दिन शूट की फिल्म को? हम अबाउट 31 डेज़, 32 डेज़, क्योंकि एक्शन में थोड़ा टाइम लग गया। और क्योंकि ये बहुत बड़ा बजट वाला तो फिल्म है नहीं, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है, तो हमने जितना मिनिमम हो सके उतने में किया, 32 डेज़। आपकी उम्मीदें क्या है फिल्म से? उम्मीदें सर ऐसा उम्मीदें कुछ है नहीं, हमें सिर्फ ये आशा है कि लोगों को पसंद आए। देखिए, फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो वो हमारे ऊपर है नहीं। आजकल के जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, बड़े बड़े स्टार के साथ बड़े बड़े फिल्म फ्लॉप हो रहा है। जो फिल्म चलनी नहीं चाहिए ऐसी फिल्म चल जा रही है, जो फिल्म चलनी चाहिए ऐसे चल नहीं रही है। तो हमको पता नहीं, वो ट्रेंड आप भी देखते हो, आपको भी पता नहीं है कैसे क्या होगा। बट ये उम्मीद है कि लोगों को ऐसे ये सब्जेक्ट पसंद आए। लोग
एटलीस्ट ये थिएटर में देखे, क्योंकि हमने बहुत प्यार से दिल से बनाया है इसको, और हमने ऐसे पैसे बनाने के लिए फ़िल्म नहीं बनाया है, हमने ऐसे कुछ एक मैसेज देने के लिए फ़िल्म बनाया है और एक स्टोरी बताया, नया कुछ बताने की कोशिश किया। उम्मीद यह है कि लोगों को ये पसंद आए, उम्मीद यह है कि लोग थिएटर में जाके इसको देखें, उम्मीद यह है ये अच्छा लगे बुरा लगे हमें बताएं कि सोशल मीडिया में हम सब अवेलेबल है, हमें बताएं कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ताकि अगले फिल्म हम जब करें तो वो ना दिखाएं, कुछ और दिखाएं। उम्मीद ये है कि हमारे इंडिया के जो दर्शक हैं थोड़ा जो कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म, जो हमारे सॉन्ग एंड डांस फिल्म छोड़ के भी ये छोटे फिल्म्स के लिए भी थोड़ा प्यार दिखाएं, बस अच्छी स्टोरी के लिए प्यार दिखाएं, ये उम्मीद है। अंशुमन झा से तो आपने पहले के साथ काम किया, फिर दोस्ती भी हो गई, हाँ, लेकिन बाकी जो कलाकार थे उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है? रिद्धि बहुत अच्छी दोस्त है पहले से ही। रिद्धि के साथ तो बिकॉज मैं रियलिटी करता था और हमारे दोस्त सर्कल लेकर हो, रिद्धि बहुत अच्छी दोस्त है, पर रिद्धि के साथ मैंने काम कभी नहीं किया। तो एंड रिद्धि जो है वो एक प्रॉपर कमर्शियल टेलीविज़न से आती हैं और उनके लिए ये करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो पर हमें रिद्धि में जो चीज़ पसंद आया, जो अंशुमन और मैं दोनों ने देखा रिद्धि में, कि ऑनेस्टी, वो बहुत ऑनेस्टी के साथ इस रोल को निभाया। यहाँ पे कोई बड़ी एक्टर शायद अगर आती तो वो शायद ये वैन मांगती, ये मेकअप मांगती, रिद्धि ने वो सब कुछ नहीं मांगा। वो गाड़ी में तैयार होके वो सेट पे आके, आइडिया ये था कि हमें शॉट अच्छा देना है और रिद्धि ने वही किया, जो एक्सपेक्ट किया उससे उसने वही किया। उसने अपनी उस दौरान उसने और कोई शूट नहीं लिया, ऐसा नहीं कि मैं ये शूट में जा रही हूँ, ये इवेंट में जा रही हूँ, कुछ नहीं किया। और पीक टाइम था वो इवेंट का, उसने कुछ नहीं किया। उसने अपने जो जितने दिन थे उतने दिन उसने रिहर्सल में दिया, वर्कशॉप में दिया, एक्शन रिहर्सल में दिया, और फिर उसका जब आप फिल्म देखोगे आपको सच्चाई दिख जाएगी। सबसे ज़्यादा ये फिल्म डिफ़िकल्ट था परेश के लिए, क्योंकि परेश जो है, परेश ने इससे पहले सिर्फ रोमांस किया है और रोमांस छोड़ के कुछ किया है नहीं, और यहाँ पे वो विलन प्ले कर रहा है। और आप ट्रेलर अगर देखे होंगे वहाँ पे उसको मैंने मीट कटवाया है उससे। वो बेचारे से छुरा पकड़ा नहीं जा रहा था, वो अहमदाबाद में पला पड़ा है, लाइफ में देखा नहीं, तो उससे वो छुरा पकड़ा नहीं जा रहा था। वो डर रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे बच्चे जैसा काट रहा था, बच्चे जैसा काट रहा था। फिर हम लोगों ने उसको ट्रेनिंग दिया, तो उसके लिए वो पतला सा आदमी वेट पुल ऑन किया था सो दैट उसको वो ऐसा लगे। तो परेश का वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और आप एक विलन तभी लग सकते हो जब आप दिमाग में सिर्फ ऐसे सोचने से नहीं होता, वो पूरे बॉडी लैंग्वेज में आना चाहिए। तो उसने बहुत वर्कशॉप किया, बहुत ट्रेनिंग की, फिर उसमें उस मोड पे जो आर्यन डिसूजा का कैरेक्टर है उसमें वो घुल मिल गया। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा है एज अ कैरेक्टर, क्योंकि उसने रियल लाइफ में बहुत शांत आदमी है वो तो बेचारा, मतलब किसी से झगड़ा हो जाता तो उसका बात अटक जाता है, वो बोल नहीं पाता। और यहाँ पे सोचो बहुत हाँ, प्लस यहाँ पे जो और छोटे छोटे जो एक्टर्स हैं, मानवेंद्र त्रिपाठी, प्रशांत इंगले जो खुद मराठी डायरेक्टर है, हॉलीवुड नाम की फिल्म डायरेक्ट किया उसने, प्लस सप्तर्षि घोष जो काफ़ी टीवी कर चुके हैं, वो पुलिस इंस्पेक्टर का काम कर रहा है। बंगाल के बड़े एक्टर है खराज मुखर्जी, वो अंशुमन के चाचा का रोल नहीं करते। तो हमने अच्छे एक्टर्स को छोटे छोटे रोल के लिए कन्विंस कर दिया कि, तो इसीलिए फिल्म ऐसा लगता है कि हाँ, ये इसने भी जितना काम किया अच्छा किया, इसने भी जितना काम किया अच्छा किया। इनफैक्ट मेरे एक स्कूल के मित्र थे जो मेरे साथ थिएटर करते, शंकर भौमिक और मलय बैनर्जी, इन दोनों को मैंने कोलकाता में बोला, कोलकाता में 2 सीन्स हैं इनके, पर 2 सीन कितने कमाल के। तो ऐसे मैंने छोटे छोटे लोगों को उठाया और बहुत अच्छा काम किया सबके साथ। सोशल मीडिया की बात आपने की, सोशल मीडिया सिनेमा को कितना फ़ायदा दे रहा है, कितना नुकसान दे रहा है? फ़ायदा की बात पहले करूँ। फ़ायदे की बात यह है कि सोशल मीडिया के दौरान सिनेमा ऐसी जगह पे पहुँच रही है जहाँ पे पहले पहुँचती नहीं थी, यहाँ पहुँच जाती है। पहले बड़े स्क्रीन से यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पे लोग उसको देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में और उसके थ्रू शेयर करते हैं, ज़्यादा लोगों को फैला सकते हैं। द नेटवर्क बड़ा हो जाता है सिनेमा का, ये मुझे लगता है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बट जो नुकसान ये है कि जैसे अच्छी चीज़ें जाती है बाहर, वैसे बुरी चीज़ें भी बाहर जाती है, तो लोग दूसरे की बातों से सुन के प्रभावित होते हैं। खुद मेरे हिसाब से लोग खुद जाके एक्सपीरियंस करो, एंड सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। आपको ये पेड़ अच्छा लग सकता है, मुझे नहीं लग सकता। तो लोग वो सोशल मीडिया में एक जज करने की जो आदत है हमारी, जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो रही है, तो लोग
वही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो हमें सोशल मीडिया का अच्छा चीज़ देखना चाहिए और बुरा चीज़ ना देखना चाहिए। मेरी राय में सोशल मीडिया ने सिनेमा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। वो होता यह है ना कि जो चीज़ लोग देख लेते हैं हाँ उत्सुकता खत्म हो जाती है, हाँ, और जब उत्सुकता तब तक बनी रहेगी जब तक लोग देख ना देखते पाए। नहीं। हाँ, तो पहले जैसे हमने मैगजीन में पढ़ते थे, हाँ। हाँ ये फिल्म आ रहा है, फिल्म फेयर में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये पढ़ो। मायापुरी का एक कवर पढ़ने के लिए उतावला रहते थे कि हाँ। हम, अरे अक्षय कुमार का पिक्चर आ रहा है, तो पिक्चर जैसे भी हो हमने देखना है ना। देखना है, हाँ, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हाँ, ये हैं, तो सही वो बात कहीं ना कहीं उन नुकसान को जाता है। हाँ, चलिए, एक चीज़ और कही जाती है कि जब सरकार बदलती है हाँ। तो सिनेमा भी बदलता है। हाँ। इसमें आप कितना सहमत हैं, और इसकी क्या जरूरी है कि सरकार बदलने से सिनेमा बदले? ज़रूरी तो नहीं है, पर हर सरकार के साथ जो चीज़ें उसी टाइम देश पे हो रही है उसका एक प्रभाव फिल्म में पड़ता है, ये मैं मानता हूँ। आप हिस्ट्री से जो देखिए, फ्रॉम 1940 से अब तक, जब भी सरकार, फ्रॉम ब्रिटिश से पहले से अभी से, मतलब कांग्रेस के ज़माने से बीजेपी के ज़माने में, अब बंगाल में भी अगर देखोगे तो ममता बनर्जी के राज में, तो हर जगह पे हर जो सोशल स्ट्राटा है, जो सोशल हमारी जो कम्युनिटी है, वो पिक्चर को उसके हिसाब से हम शायद मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि इस टाइम पे ये बननी चाहिए, इस टाइम पे ये नहीं बननी चाहिए। बट अगर आप मुझे पूछे तो मेरे ये पर्सनल ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन से आर्ट की तरह होनी चाहिए, आर्ट को आर्ट की तरह छोड़ देनी चाहिए। आर्ट, ऑफ कोर्स आर्ट सोशल लाइफ से इंस्पायर्ड होनी चाहिए, एंड आर्ट से भी शायद सोशल लाइफ इंस्पायर्ड हो, बट ऐसे नहीं कि आर्ट के साथ पॉलिटिक्स का कोई कनेक्शन होनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बॉलीवुड में फिल्में नहीं चली, क्या क्या वजह है आपकी समझ में? कहाँ प्रोड्यूसर को या कहाँ एक्टरों को सोचना चाहिए नए सिरे से? 2022 में आई थिंक 3 फिल्में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है इंडस्ट्री को। एक है आपका भूल भुलैया 2, दृश्यम 2 और कंतारा। हाँ, तो भूल भुलैया 2 और दृश्यम 2 मैं बोलूँगा उनका एक फ्रेंचाइज वैल्यू है कि भूल भुलैया 1 बहुत बड़ी हिट थी, भूल भुलैया 2 जैसी भी थी फिल्म मुझे उतना खास नहीं लगी, बट दर्शकों को अच्छी, हाँ, बहुत अच्छी। तो चली। दृश्यम 2 ठीक फिल्म थी, 1 तो बहुत बढ़िया फिल्म थी, 2 भी ठीक थी, चली, बट उनका एक फ्रेंचाइज वैल्यू। कंतारा चलने का सबसे बड़ा वजह है कि ये चीज़ किसी ने देखा नहीं पाया। हाँ, ये जो एक छोटे से कम्युनिटी का जो चीज़ हम देख, पहले लोगों ने पुष्पा देखा, लोगों ने केजीएफ भी देखा, बट वो बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज। कंतारा कमर्शियलाइज नहीं था, कंतारा दिल से बनाई हुई स्टोरी था। ऋषभ ने जो बनाया, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उस बंदे का। उसका पहली फिल्म भी मैंने देखा था, किरिक पार्टी, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसने भी आई थिंक ये सोच के बनाया कि मुझे मेरी स्टोरी बतानी है, और लोगों को पसंद आए, ठीक है, नहीं पसंद आए, ठीक है, थैंकफुली लोगों को पसंद आ गई। तो आई थिंक जो स्टोरीज़ आप ऐसा स्टार सोच के या फिर गाना ना, जो हमारा डांस आइटम, वो सब इम्पोर्टेंट है, बट स्टोरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, तो आई थिंक बॉलीवुड यही सिखा रहा है 2022 में कि स्टोरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। बड़े बड़े स्टार्स के फिल्म्स फ्लॉप हो चुके हैं, ऋषभ शेट्टी स्टार बन गए, तो ऐसा ही शायद आगे अगर आने वाले दिन में ऐसे हो तो हम जैसे छोटे फिल्म मेकर्स के लिए शायद रे ऑफ होप है कि हाँ बनाएंगे, हम भी कुछ बनाएंगे कि सिर्फ स्टार्स के लिए। जैसे बहुत ही, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मेरी अगली फिल्म जो है, मैं पिछले 2 फिल्म बना चुका हूँ। मैं अभी 7 महीने से मैं एक फीमेल एक्टर कास्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी का ये डिमांड है, किसी का वो डिमांड है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को इस वक्त ये फिल्म करना नहीं है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है ये। और ये स्टूडियोज़ और प्लेटफॉर्म इसलिए चाह रहे हैं कि उनको भी थोड़ा नाम चाहिए, बट जिस दिन हम ये नाम के बाहर से निकल के थोड़ा एक्टिंग और कंटेंट में, स्टोरी में ध्यान दें। पहले भी तो अपना अमोल पालेकर जी, हाँ, अरे वो नॉर्मल बंदा, उनके सारे फिल्म चले, क्योंकि नॉर्मल थे, वो स्टार नहीं थे, बट कितने बड़े एक्टर थे। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म, बासु चैटर्जी फिल्म चली है ना, सब चली गई। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो ट्रेंड अगर वापस आए 2023-24 में तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता OTT से सिनेमा को फायदा है या नुकसान? है। मेरे हिसाब से फ़ायदा है, क्योंकि बट वही अभी जो रूल आया कि 6 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद आना चाहिए, वैसे ही आना चाहिए, तो दैट लोगों ने एक बार सिनेमा हॉल में
एक चांस मिले, अगर तुमने कर लिया तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो OTT में भी लोगों को चांस है। तो आपको नहीं लगता कि OTT ने कलाकारों के स्टारडम को ख़त्म कर दिया? हाँ, ये तो किया है, तो इसीलिए हम देखते हैं जीतू स्टार बन रहा है, सुमित व्यास स्टार बन रहा है, अमोल पराशर स्टार बन ऐसा रहा बन है। रहा है। सो ये अच्छी बात है, ये इसीलिए OTT आजकल जो हम 2022 में जो देख रहे हैं, शायद इसका ही आफ्टर मैथ है कि कोविड के टाइम पे लोग घर में बैठ के जो OTT में इतना कुछ देखे, तो उन्होंने नहीं अपने से रिलेट करते हुए बंदे को स्टार बनाया है। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी जो सब स्टार्स और सब कोई परफॉर्मर्स सब सेम हो जाएंगे, रह जाएंगे सिर्फ एक्टर्स। चलिए सर, इसके बाद की क्या प्लानिंग है लकड़बग्गा के बाद? लकड़बग्गा के बारे में मेरी जो एक फ़िल्म है वो रिलीज़ पे है, आपको पता है। दूसरी फ़िल्म जो है वो शूट करेंगे हम, अभी भी ढूंढ रहे हैं, लुकिंग फॉर द फीमेल लीड। जिस दिन कास्ट हो जाएगा आपको पता ही चल जाएगा। विक्रम मुखर्जी जी, फिल्मी संगम चैनल पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।